हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अजय के यूट्यूब चैनल। और हम बात कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर कोऑर्डिनेशन के हमारे 8 लेक्चर हो गए हैं। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे आइसोमरिज्म के बारे में बात करेंगे। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल और आइसोमरिज्म के बारे में बात करेंगे। समाव्यवस्था क्या होती है और संरचनात्मक समाव्यवस्था क्या होती है, इस लेक्चर में हम ये लेंगे। मैंने पहले ये सारा आपको एक चार्ट बना दिया है, फिर हम एक एक करके बात करेंगे। इस लेक्चर में हम ये लेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। सबसे पहले समाव्यवस्था के बारे में हम बात करेंगे कि आइसोमरिज्म क्या होती है, स्ट्रक्चरल क्या है। इस लेक्चर में स्ट्रक्चरल की बात करेंगे। ये मैंने चार्ट बनाया है, ये आप अपनी कॉपी में बनाएंगे, फिर हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले आइसोमरिज्म, जिसको हिंदी में कहते हैं समाव्यवस्था। ये दो टाइप की होती है, एक तो स्ट्रक्चरल होती है और एक होती है स्टीरियो। स्ट्रक्चरल का मतलब संरचनात्मक समाव्यवस्था और स्टीरियो का मतलब होता है त्रिविम समाव्यवस्था। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होती है इस टाइप की, एक तो आयनीकरण आयनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन पोजीशन, मतलब उपसंयोजन समाव्यवस्था बोलते हैं अपन इसको कोऑर्डिनेशन को। और एक कोऑर्डिनेशन स्थिति और लिगेंड समाव्यवस्था, लिगेंड की संरचना में कोई अंतर होता है। अपन एक एक करके बात करेंगे। आज इस लेक्चर में हम केवल इसी के बारे में बात करेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और इनके टाइप के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगले लेक्चर में हम लेंगे स्टीरियो, जिसमें हम ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों की लेंगे। सीधी सी बात है, अगर हम आइसोमरिज्म की बात करें तो जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और जिनकी संरचना में या जिनकी स्टीरियो में, जिनकी त्रिविम में, उनकी संरचना में कोई ना कोई अंतर होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स कहलाते हैं। इस फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं, आइसोमरिज्म। ये इतने प्रकार की होती है। आयनीकरण, अगर नाम से एक एक करके बताऊं यहाँ पे ही, तो आयनीकरण का मतलब वो है जो जलीय विलयन में अलग अलग प्रकार के आयन देते हैं, जो अलग अलग आयन देते हैं वो आयनीकरण शो करते हैं। हाइड्रेट का मतलब जिनके जल के अणुओं में जिनमें अंतर होता है, वो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, फिर एक एक करके पढ़ाऊंगा। जो जिनमें जल के अणुओं में अंतर होता है वो होता है हाइड्रेट समाव्यवस्था या जलीय समाव्यवस्था, जिसको अपन बोलेंगे। लिंकेज का मतलब होता है बे समाव्यवस्था, जिनमें उभयदंतो मतलब एम्फोटोरिक लिगेंड पाए जाते हैं, जिनमें दाता परमाणु जैसे NO2 होता है, उसमें नाइट्रोजन भी दे सकता है और ऑक्सीजन भी दे सकता है। तो नाइट्रोजन देता है तो अपन नाइट्रो बोल रहे थे, और जब ऑक्सीजन देता है तो अपन क्या बोल रहे थे, नाइट्राइटो बोल रहे थे। तो वो किसमें आता है, लिंकेज में। कोऑर्डिनेशन का मतलब इनमें जटिल धनायन होता है और जटिल ऋणायन होता है। इनका अपन IUPAC नामकरण भी पढ़ा हुआ है, तो अपन बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन पोजीशन का मतलब जो सेतु लिगेंड होते हैं, जिनमें सेतु बंद होते हैं, उनमें लिगेंड की स्थिति में अंतर हो जाता है, तो उसको अपन कोऑर्डिनेशन पोजीशन बोलते हैं। लिगेंड आइसोमरिज्म का मतलब क्या है, इसमें लिगेंड की संरचना में अंतर हो जाता है। ठीक है, तो सब में जहां संरचना में अंतर होता है दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, और जब 3D में एनवायरनमेंट में अंतर होता है उसको बोलते हैं त्रिविम समाव्यवस्था। ठीक है, स्टीरियो आइसोमरिज्म। अपन एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले समाव्यवस्था की, इस चार्ट को आप बनाइए, फिर अपन बात करते हैं आगे। ठीक है, बनाओ इसको, फिर अपन इस लेक्चर में सिर्फ इस वाले पोर्शन को लेंगे सारे को। ठीक है, बनाओ, बनाया, चलो देखो। ठीक है, अब अपन बात करते हैं समाव्यवस्था क्या होती है, फिर एक एक करके अपन लेंगे। ये मैंने एक साथ आपको बता दिया था, इसमें अपन स्ट्रक्चरल के बारे में ही बात करेंगे। चलिए देखो, सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे समाव्यवस्था। इंग्लिश में लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या? हिंदी वाले भी लिख सकते हैं इतना सर, इंग्लिश वाले भी लिख सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं आइसोमरिज्म की। आप क्या डिफाइन करेंगे आइसोमरिज्म को? देखो, हम क्या बोल रहे हैं, अगर हम हिंदी में बात करें, बोलें तो बे अणु या यौगिक जिनका अणुसूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, सेम होता है, केवल स्ट्रक्चर में या त्रिविम में विन्यास कैसा होता है, अलग अलग होता है, वो कंपाउंड आपस में क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स या समावयवी। और इस फिनोमेना को, इस परिघटना को अपन क्या बोलते हैं, आइसोमरिज्म, हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो अपन क्या बोल सकते हैं, द कंपाउंड in which the same chemical composition, अपन इसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। but different in position of constituent particle, मैं क्या कह रहा हूं कि बे कंपाउंड जिनका केमिकल कंपोजिशन, मतलब जिनका रासायनिक जो वातावरण है वो, और जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, अपन मॉलिक्यूलर फार्मूला की बोल रहे हैं, केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, तो जिनसे मिलकर वो बने हैं वो सेम हो, केवल उनका जो संरचना है उसमें अंतर हो या त्रिविम में अंतर हो, तो वो आपस में क्या कहलाते हैं, तो अपन क्या बोलेंगे, द कंपाउंड इन विच द सेम केमिकल कंपोजिशन, या अपन क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, बट डिफरेंट इन पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल known as isomers, and
द फिनोमिना या फिनोमिनॉन, द फिनोमिनॉन परिघटना इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। ठीक है, आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो आप हिंदी में क्या लिखते हैं, अगर अपन 2 लाइन में लिखना चाहें तो अपन सीधा बोलते कि वे कंपाउंड या यौगिक या अणु या उपसे संयोजक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो क्या होते हैं, अणुसूत्र कैसे होते हैं, समान। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपन बोल सकते हैं, लेकिन जिनकी संरचना या त्रिविम्य विन्यास कैसा होता है, त्रिविम्य विन्यास कैसा होता है, अलग अलग, वे आपस में क्या कहलाते हैं, समावयवी। और इस परिघटना को अपन क्या बोलते हैं, समावयवता, हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूं मैं, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या वो कभी समावयवी हो सकते हैं? आप बोलेंगे सर नेवर, क्योंकि मेरा मॉलिक्यूलर वेट या मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और आपका कुछ और है। क्या कभी 2 सगे भाई आपस में समावयवी हो सकते हैं? नहीं। लेकिन मैं अगर मेरे अपने आप को मिरर में देख रहा हूं, तो जो मिरर में मैं हूं और जो मैं हूं वो आपस में क्या है, समावयवी है। ठीक है, क्योंकि मैं हूं वही वो है। मैं जैसे यहां खड़ा हूं ऐसे, ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैं ऐसे खड़ा हो गया, तो इसका मतलब था तो मैं ही, तो मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मेरा मॉलिक्यूलर वेट तो यही रहा, केवल मेरी संरचना में, स्ट्रक्चर में क्या आ गया, अंतर आ गया। ठीक है, या मैं बोलूं मेरे त्रिविम में क्या आ गया, अंतर आ गया, तो वो आपस में कंपाउंड क्या कहलाते हैं, समावयवी। और इस परिघटना को अपन क्या बोलते हैं, समावयवता बोलते हैं। इट मींस आप ये तो समझे कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं होगा वो कंपाउंड कभी भी समावयवी हो नहीं सकते हैं। जैसे आपसे कोई बोलता एक वैसे ही सिंपल सा कि एक तो लिख रहा है CH3 CH2 Cl और एक लिख रहा है CH3Cl, कुछ भी, अपन तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करेंगे। तो आपसे बोला जाए कि ये कभी समावयवी हो सकते हैं, तो आप बोलेंगे नेवर। आप देखेंगे नहीं कि वो संरचनात्मक समावयवी है या वो त्रिविम समावयवी, आप इसको देखेंगे नहीं। आप बोलेंगे सर इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है, 1 क्लोरीन है, 5 हाइड्रोजन है, इसमें 1 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन है, तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा नहीं है, सेम नहीं है, इनका अणुसूत्र समान नहीं। तो जिनका अणुसूत्र समान नहीं होता वो कभी भी समावयवी हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आप डेफिनेशन को लिखो और इसको भी लिख लो, इंग्लिश में भी लिख लो। हिंदी मीडियम वाले ऐसा सोचा इंग्लिश में लिखा रहे हैं, कुछ भी नहीं, इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और एक्चुअल में आपको ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे सबसे पहला स्ट्रक्चरल में, अपन स्ट्रक्चरल को लेंगे, इसमें स्ट्रक्चर में पहले अपन बात करेंगे आयनन समावयवता की। ठीक है, उसके बाद 3-4 टाइप की वो हम सबको अपन करने वाले हैं। इनको लिखो आप पहले एक बार, लिखिएगा, लिखो, लिख लिया। ठीक है, तो ये तो बात हुई समावयवता की। समावयवता अपन किसको बोलेंगे, जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, द कंपाउंड इन विच केमिकल कंपोजिशन या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट द डिफरेंट इन पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, मतलब जिनके बारे में अपन बात करें उनकी पोजीशन में अगर अंतर है तो दैट इज आइसोमर्स। एंड द फिनोमिना इज, जो परिघटना है क्या कहलाती है, समावयवता कहलाती है। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं 2 टाइप की होती है, तो इस लेक्चर में अपन बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म या क्या, संरचनात्मक समावयवता। ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं आप खुद बना के, या मैं 2 पॉइंट्स में बात करूं तो आप क्या बोलेंगे कि जिनका अणुसूत्र समान हो, अणुसूत्र तो समान होना ही चाहिए क्योंकि मुझे पता है समावयवी आपस में वही होंगे, तो जिनका अणुसूत्र समान हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। इंग्लिश मीडियम वाले ना सोचे हिंदी में बोल रहे हैं, मैं बाइलैंग्वेज बोलता हूं। ठीक है, ये चैनल दोनों लैंग्वेज वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना में क्या हो, संरचना में अंतर हो, संरचना में अंतर हो, तो वो आपस में क्या कहलाएंगे, संरचनात्मक समावयवी। और इस समावयवता को हम क्या बोलेंगे, संरचनात्मक समावयवता हम इसको बोलेंगे। जैसे ये मैं था, ठीक है, मैं अभी ऐसे था, फिर मैं ऐसे हो गया, फिर मैं ऐसे था, फिर मैं ऐसे हो गया, तो इट मींस क्या हुआ, मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन मेरी संरचना में क्या हो गया, अंतर हो गया, तो वो क्या कहलाएंगे, संरचनात्मक समावयवी, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। और इस समावयवता क्या कहलाएगी, आइसोमरिज्म क्या कहलाएगी, संरचनात्मक समावयवता। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला हमने क्या लिखा था, आयनन समावयवता, आयनन समावयवता। ठीक है, देखो नाम से ही पता चल रहा है आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। ठीक है, आयनाइजेशन आइसोमरिज्म या आयनन समावयवता। तो ये बात तो पक्की है कि इस पर कोई सा भी समावयवी हो, चाहे वो संरचनात्मक हो, संरचनात्मक का पहला टाइप आयनन है, चाहे हम अगले लेक्चर में त्रिविम की बात करेंगे, स्टीरियो की, सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होगा, समान होगा। तो अणुसूत्र तो क्या हो, समान हो,
अणुसूत्र तो क्या हो, समान हो, लेकिन दिए गए आयन अलग अलग हों, दिए गए आयन अगर अलग अलग हों तो वो क्या कहलाएंगे, आपस में आयनन समावयवी कहलाएंगे। एग्जाम्पल देखो, जैसे इसमें आप एग्जाम्पल क्या लिखोगे, CO Br NH3 का होल 5 और बाहर लिख रहा है सल्फेट। ठीक है, एक ही एग्जाम्पल ऐसा ही लिख रहा है, CO SO4 ये कोष्टक में है, ठीक है, और NH3 का होल 5 और बाहर लिख रहा है Br। सबसे पहले तो ये देखो क्या ये समावयवी हैं, तब अपन आयनन की बात करेंगे। समावयवी का मतलब जो यहां पे है वही यहां पे होने चाहिए, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अणुसूत्र इनका होगा वो ये देखो, यहां CO एक है, CO, सल्फेट है, सल्फेट है, Br है, NH3 है, NH3 है। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है भाई, इनका सेम है। NH3 यहां पे भी 5 है, यहां पे भी 5 है, Br एक था, Br यहां पे भी एक है, सल्फेट एक था तो एक है, CO एक है तो यहां पर भी एक है। अब ये आयनन समावयवी क्यों कहला रहे हैं, तो देखो जब आप इसको जलीय विलयन में डालते हैं, या इसकी मैं 2 अभिक्रिया भी बता देता हूं जलीय विलयन के अलावा, जैसे इसके अभिक्रिया अपन कराते BaCl2 से इस पहले वाले कंपाउंड की, और कराते AgNO3 से, ठीक है। इसी प्रकार आप दूसरे वाले कंपाउंड की रिएक्शन कराते, अपन क्या बोल रहे हैं, सीधी सी बात है कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन दिए गए आयन क्या होंगे, अलग अलग होंगे, क्योंकि हमको पता है कि वो आयन या वो स्पीसीज जो इस समन्वय मंडल के अंदर होती है सेंट्रल एटम के अलावा, वो क्या कहलाती है, लिगेंड कहलाती है। और मुझे पता है कि ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, जटिल आयन। अगर आप कोऑर्डिनेशन के शुरू से लेक्चर देख रहे हैं तो आपको पता होगा जटिल आयन, और जटिल आयन वाला जो एरिया है वो हमको पता है आयनित नहीं होता है, क्योंकि उसमें प्रबल उपसंयोजक या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पाए जाते हैं। तो जिसके अंदर होता है वो कभी भी आयनित नहीं होता है। तो देखो अगर अपन बात करें BaCl2 से रिएक्शन करा रहे हैं इस कंपाउंड की, और इससे करा रहे हैं, तो मुझे पता है कि इसमें बाहर की तरफ कौन है, SO4, Br और NH3 तो इसके अंदर है, तो अंदर वाला जो क्षेत्र होता है, जो एरिया होता है, वो कभी भी आयनित नहीं होता है। तो इसका मतलब इसमें आयन के रूप में कौन जाएगा, SO4, और जो BaCl2 है हमेशा BaSO4 के साथ अभिक्रिया करता है और बनाता है बेरियम सल्फेट, BaSO4, और ये व्हाइट कलर का होता है, सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है, सफेद PPT बोलते हैं इसको। तो BaSO4 बना लेता है, और ये कंपाउंड AgNO3 के साथ कोई अभिक्रिया शो नहीं करता, क्योंकि Ag जो होता है सिल्वर हमेशा हेलोजन के साथ बाहर निकलता है, AgCl हो, AgBr हो। तो मुझे पता है कि हेलोजन के साथ तो बाहर तब निकलता है जब यहाँ Br बाहर होता, यहाँ तो Br लिगेंड का काम कर रहा है और समन्वय मंडल के अंदर है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, तो कभी भी ये तो आयनित नहीं होता। इसका मतलब यहाँ कौन सा आयन दिया जा रहा है, सल्फेट आयन दिया जा रहा है। अगर अपन इसकी बात करते तो देखो यहां ये वाला एरिया जटिल आयन है, और बाहर कौन है, Br है। वो ही अपन रिएक्शन करा रहे हैं, एक तो BaCl2 के साथ और एक करा रहे हैं AgNO3 के साथ। कोई दिक्कत नहीं है, करा देते हैं। तो जब BaCl2 के साथ करा रहे हैं तो बेरिली जो बेरियम होता है ये सल्फेट से रिएक्ट करेगा, क्योंकि हेलोजन से तो पहले कर रखी इसने Cl2 के साथ, तो यहां सल्फेट तो बाहर है नहीं, सल्फेट तो यहां लिगेंड का काम कर रहा है। तो मुझे पता है कि इसके अंदर जो होता है वो कभी भी आयनित नहीं होते हैं। इसका मतलब ये तो बाहर निकलेगा नहीं, तो BeCl2 के साथ अभिक्रिया ये शो नहीं करेगा कंपाउंड, जबकि AgNO3 के साथ आसानी से कर देगा, क्योंकि यहां हेलोजन बाहर है। और इसको मुझे पता है कि Ag हमेशा हेलोजन के साथ मिलकर AgCl, AgBr मतलब AgX बाहर निकाल देता है। X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। तो यहां कौन बाहर निकल जाएगा, AgBr, और ये होता है हल्का पीला, लाइटली येलो, ठीक है, हल्का पीले कलर का होता है, ठीक है, AgBr। इसका मतलब मैंने जब इस कंपाउंड को देखा कि ये दोनों आपको कंपेयर कर आए गए कि भाई आपस में समावयवी हैं, तो आप बोलेंगे हैं, क्योंकि इनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों के क्या है, सेम है। जो चीज यहाँ पे वही है, लेकिन कौन से हैं, तो आप बोलेंगे आयनन, कि अणुसूत्र समान है, लेकिन यहाँ तो ये कौन सा आयन दे रहा है, सल्फेट आयन, तभी ये BaCl2 के साथ अभिक्रिया शो कर रहा है। ये यहाँ कौन सा आयन दे रहा है, Br आयन, इसीलिए AgNO3 के साथ अभिक्रिया शो कर रहा है, BaCl2 के साथ ये कर नहीं रहा, क्योंकि Ag किसके साथ अभिक्रिया शो करता है, हेलोजन के साथ, ठीक है। ये कंपाउंड बनाता है व्हाइट कलर का, तो ये आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो ये किसकी बात हो गई, आयनन समावयवता की। आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि वे संरचनात्मक समावयवी जिनका अणुसूत्र तो समान है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन दिए गए आयन क्या है, अलग अलग है। इस एग्जांपल से आप इसको अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है। इसको लिखो, फिर अपन आगे बात करते हैं अगली समावयवता या अगली संरचनात्मक समावयवता की। लिया, अब देखो सेकंड में अपन बात करते हैं
स्ट्रक्चरल आइसोमरेज में ही। वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो, ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो हमको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। हमको मार्क्स भी चाहिए, नॉलेज तो हम आपको दे ही रहे हैं, ठीक है। पूरे पुराने लेक्चर अच्छे से लिखे हुए आपके पास होने चाहिए, कोशिश कर रहे हैं हम लोग भी, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चरल में सेकंड बी, हाइड्रेट आइसोमरेज। हाइड्रेट स्ट्रक्चरल आइसोमरेज में इसका ही टाइप है हाइड्रेट समावयवता या आइसोमरेज। इसमें सबसे पहले तो वही बेसंरचनात्मक समावयवी, संरचनात्मक समावयवी या वह संरचनात्मक समावयवता, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। वह स्ट्रक्चरल आइसोमरेज जिसमें जल का अणु हाइड्रेट की बात आ रही है, तो इसका मतलब हाइड्रेट का मतलब केमिस्ट्री में होता है वाटर। जल का अणु लिगेंड एवं क्रिस्टलीय जल की भांति या क्रिस्टलाइन वाटर, क्रिस्टलीय जल की भांति, लिगेंड एवं क्रिस्टलीय जल की भांति नेचर शो करता है या व्यवहार शो करता है, ठीक है। व्यवहार दर्शाता है या शो करता है, आपस में हाइड्रेट समावयवी कहलाते हैं, ठीक है। इसमें जो जल है ये लिगेंड का भी काम करेगा और क्रिस्टलाइन सॉलिड का, क्रिस्टलाइन जल का मतलब ये मतलब केवल जनरल आयन के रूप में भी ये रहेगा, ठीक है। और लिगेंड का भी काम करेगा। कुल मिला के बात ये है कि जल के अणुओं में ही अंतर होगा और किसी में भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। देखो एग्जांपल, जैसे मैं एक बात करता हूं, जैसे COCl3.6H2, इससे 3 प्रकार के कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। देखिएगा, एक तो बनता है 6 के 6 जो जल के अणु हैं वो लिगेंड का काम करें, तो ये बनेगा CONH2 का होल 6 और बाहर Cl3। अब अगर एक Cl अंदर आ जाए तो जल का एक अणु बाहर जाएगा, क्योंकि CO तो समन्वय संख्या 6 में दर्शा सकता है, तो 6 लिगेंड जुड़ रहे हैं, तो एक अगर Cl अंदर आ जाए तो CO और क्या Cl और H2O का होल 6 होल 5 हो जाएगा, क्योंकि 6 करने हैं। बाहर कितने Cl रह जाएंगे? 2 और H2O एक बाहर निकल जाएगा। अगर एक और Cl अंदर आ जाए तो COCl2, यस COCl2। तो जल के मॉलिक्यूल कितने रह जाएंगे? जल जो लिगेंड का काम कर रहा है 4 के, टोटल तो 6 करने हैं। बाहर कितना Cl रह जाएगा? 1 और क्या बाहर निकल जाएगा? 2H2। अरे क्या बाहर निकल जाएगा भाई? 2H2 बाहर निकल जाएगा कि नहीं? तो देखो वही तो हम कह रहे थे कि यहां पे अगर आप देखें तो यहां 6 के 6 जो जल के मॉलिक्यूल हैं वो लिगेंड का काम कर रहे हैं, क्योंकि समन्वय स्फीयर के कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। यहां एक जल का अणु बाहर आ गया तो इन सब का आप देखेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही है, क्योंकि सब में वही 6 जल और 3 Cl, वही पूरे में देखो वही 5 और 1 6 जल और 3 Cl और 1 CO, तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। लेकिन यहां तो एक जल, यहां जल का जो मॉलिक्यूल है वो लिगेंड का काम भी कर रहा है और क्रिस्टलीय जल की भांति बाहर भी पड़ा हुआ है। जल का भी काम कर रहा है, लिगेंड का भी काम कर रहा है और क्रिस्टलीय जल की भांति बाहर भी पड़ा हुआ है। इसका मतलब तभी आपस में ये जो समावयवी हैं तीनों की तीनों, ये क्या कहलाएंगे? हाइड्रेट समावयवी। कुल मिला के हाइड्रेट समावयवी या हाइड्रेट आइसोमर्स कौन है? जिनमें जल के मॉलिक्यूल्स में अंतर होता है। ये एक्चुअल में जो हाइड्रेट समावयवता है ये आयनन समावयवता का ही एक टाइप है, जो अपन ने पिछली पढ़ी थी उसी का एक प्रकार है। आयनन समावयवता का ही एक प्रकार है। क्यों है? इसलिए कि अगर आप यहां पे आयनों की बात करें तो दिए गए नंबर ऑफ आयन कितने आप बता सकते हैं? मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। 3 Cl हैं तो इस पर कितना चार्ज आएगा? 3 पॉजिटिव। तो 3 Cl पे कैसा आएगा? नेगेटिव। तो 3 तो Cl है, तो एक तो ये पूरा आयन बन गया, क्योंकि ये तो आयनित होता नहीं है, तो एक तो ये और 3 Cl, तो टोटल आयन कितने हो गए? 4। अगर अपन इसमें बात करें तो Cl बाहर है, क्योंकि H2 तो आयन होता नहीं, उदासीन होता है, तो 2 तो Cl और एक पूरा, क्योंकि इस पर पॉजिटिव आएगा ना 2 पॉजिटिव, क्योंकि मुझे पता है कि लेफ्ट साइड पॉजिटिव चीजें आती हैं। Cl की संख्या 2 है तो इस पर कितना आ जाएगा? 2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ कितने आयन आएंगे? 3। अगर अपन यहां पे बात करोगे आप तो यहाँ कितने आयन आएंगे?
2 आयन आएंगे, क्योंकि एक Cl तो बाहर है और एक इस पूरे कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ आयन कितने हैं? 2, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो इसके अंदर होता है इसको तो अपन क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर या समन्वय मंडल। ठीक है, तो ये तो आयन तो होता नहीं, तो एक तो ये इस पे एक संख्या है, क्योंकि H2 पे तो कोई चार्ज है नहीं, तो इस पर कोई आवेश आएगा नहीं। इसका मतलब एक Cl और एक नेगेटिव, तो इस पर कितने आयन आएंगे? 2। इस पर कितने आयन आएंगे? 3। और इसके कितने आयन? टोटल 4। तो आयनों की संख्या में क्या है? अंतर है। इसीलिए ये आयनन समवायवता का भी क्या है? एक टाइप है। और एक्चुअल में इसमें होता क्या है? जल के मॉलिक्यूल्स में क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। तो अब इस एग्जाम्पल से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको फिर अपन आगे बात करते हैं अगली संरचनात्मक समवायवताएं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की। लिख लिया। अब देखो थर्ड स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या थी? देखो, सबको मतलब अच्छे से बिल्कुल पढ़ना है, आगे भी काम आने वाली हैं सारी की सारी चीजें, जीवन में भी कभी प्रतियोगी परीक्षा देंगे तो उसके हिसाब से भी आपसे पूछा जाता है। एग्जांपल देके ये किसकी कौन सी समवायवता शो कर रहा है? आयन का मतलब मुझे पता है, आयन अलग अलग होंगे। हाइड्रेट का मतलब देखते ही कर देना है, जल के मॉलिक्यूल्स में अंतर होगा, लिगेंड का भी काम कर रहा होगा और बाहर भी जल का मॉलिक्यूल्स पड़ा होगा। ठीक है, सी अपन बात करते हैं लिंकेज, या अपन इसको क्या बोल रहे थे? संधि या बंधन, या इसको संधि लवण समवायवता भी बोलते हैं। ठीक है, या इसको बंधन समवायवता भी बोलते हैं। ठीक है, लिंकेज का मतलब अपन जानते हैं, बंधन स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। ठीक है, संरचनात्मक समवायवता उसी का तो टाइप है। देखो ये क्या होती है, मैं शॉर्ट में ही लिखूंगा, आप डेफिनेशन खुद लिख सकते हैं। ठीक है, ये समवायवता या ये संरचनात्मक समवायवता, सबसे पहले तो इनमें अणुसूत्र क्या होने चाहिए? समान। वो तो सब में फिक्स लाइन ही है, क्योंकि समवाय भी वही है। ये उनमें पाई जाती है, उनमें पाई जाती है जिनमें एम्फोटोरिक लिगेंड, या अपन बोले उभयदंतुक लिगेंड, जिनमें एम्फोटोरिक लिगेंड, और मैं पढ़ा चुका हूं अच्छे से उभयदंतुक या एम्फोटोरिक लिगेंड क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल अपन बात करें एम्फोटोरिक लिगेंड, जैसे NO2, ठीक है, या CN या NCS। हम जानते हैं कि इनमें दाता परमाणु नाइट्रोजन भी हो सकता है, डोनर ऑक्सीजन भी, कार्बन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? ये एम्फोटोरिक लिगेंड कहलाते हैं। उनमें एक्चुअल में मतलब ही है डेफिनेशन इसका समवायवता का संरचनात्मक का, कि भाई एक बार एक कंपाउंड में तो दूसरा डोनर का काम कर देगा और दूसरे में दूसरा डोनर का काम कर देगा, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि भाई इसमें भी NO2 उसमें भी NO2, तो इसमें एक में तो नाइट्रोजन डोनर का काम कर देगा, एक में ऑक्सीजन। तो इसी में तो बोल रहे हैं संधि या लिंकेज में अंतर होता है, कि भाई एक तरफ तो ऑक्सीजन दे रहा है एक बार में और एक में कौन दे रहा है? नाइट्रोजन दे रहा है। तो लिंकेज में अंतर है, तो लिंकेज समवायवता। तो अपन इसकी क्या डेफिनेशन बोलेंगे कि वह संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जिनमें उभयदंतुक लिगेंड या एम्फोटोरिक लिगेंड पाए जाते हैं, उनमें यह समवायवता पाई जाती है, जिसमें एक बार में या एक कंपाउंड में दाता परमाणु का काम जो करता है वो दूसरे कंपाउंड में उसका दूसरा वाला भाग करता है। क्योंकि मुझे पता है उभयदंतुक या एम्फोटोरिक लिगेंड का मतलब ही क्या है? जिनमें दाता परमाणु एक से अधिक हो, लेकिन एक बार में एक ही डोनेट करे। इसी को तो हमने बात की थी। जैसे अपन एग्जाम्पल देखते हैं, आपको ये मिल जाए, कभी भी आप प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं इस तरह के लिगेंड, तो आप आंख बंद करके अगर ऑप्शन में है कि लिंकेज, तो आप उसको कर देंगे, हमेशा आपका आंसर सही जाएगा। देखो जैसे एग्जांपल की अपन बात करें, आपको कैसे लिखना है? जैसे CO NH3 का होल 5 NO2, और बाहर लिख रहा है CO-ult। ठीक है, इसी का एक कंपाउंड और लिख रहा है CO NH3 का होल 5 ONO और Cl2। तो देखो पहले तो सबसे पहले इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, यस सेम है। देखो कोबाल्ट NH3 5 NO2 Cl2 Cl2। लेकिन यहां देखो, यहां अगर ऐसे लिख रहा है, इसका मतलब डोनर या दाता NO2 में कौन है? नाइट्रोजन। अगर लिख रहा है ONO, इसका मतलब यहां डोनर कौन है? कौन है? ऑक्सीजन। कौन है? ऑक्सीजन है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, संरचना में ये संरचना में अंतर आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहां NO2 में दाता डोनर कौन है? नाइट्रोजन, और यहां कौन है? ऑक्सीजन। इसका मतलब जिनमें भी एम्फोटोरिक लिगेंड है, तो एम्फोटोरिक लिगेंड का मतलब ही क्या है कि भाई दाता परमाणु की स्थिति में अंतर हो जाएगा, उसकी लिंकेज में, कि यहां NO2 दे रहा है। मुझे पता है कि जब हम NO2 देता है, इसमें NO2 में नाइट्रोजन देता है, तो इसको अपन क्या बोलते थे? नाइट्रो। याद दिला रहा हूं, पहले भी पढ़ा चुका। और जब ऑक्सीजन डोनर होता है तो अपन इसको क्या बोलते हैं? नाइट्राइटो।
क्या बोलते थे, नाइट्राइटो। तो ये क्या कहलाएगी भाई, ये क्या कहलाएंगे आपस में, कौन से समावयवी कहलाएंगे, ये लिंकेज या संधि लवण या बंधन समावयवी या बंधन संरचनात्मक समावयवी ये कहलाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल और देता आपको, जैसे आपको ये एग्जांपल दिया होता CO का 5 Mn, इसमें Mn सेंट्रल मेटल है, 3D का एलिमेंट है, ठीक है, और लिख रहा होता NCS, और यहां ऐसे एकल बंध लग रहा होता कंपाउंड पे ये पॉजिटिव चार्ज, और इसी का एक कंपाउंड था CO का होल 5 Mn और CNS और पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब देखो यहां तो कौन है डोनर, नाइट्रोजन, और ऐसे लिख रहा है तो कौन है, कार्बन। तो सारा का सारा सेम है, केवल उभयतंतुक लिगेंड है, और उभयतंतुक लिगेंड या लिगेंड का मतलब दाता परमाणु अलग अलग है, एक बार में एक ही दे रहा है। तो आपको कहीं पे भी ये दिख जाए, या आपको बीएससी के एग्जाम में लिखना है तो आप ये लिखेंगे कि वे संरचनात्मक समावयवी जिनमें उभयतंतुक या एम्फोटेरिक लिगेंड पाए जाते हैं वो इस समावयवता को शो करते हैं, जिनमें एक बार में एक कंपाउंड में एक ही दाता परमाणु देगा, दूसरे में दूसरा देगा, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, क्योंकि दोनों में लिगेंड तो वही होगा NO2, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन दे रहा है या ऑक्सीजन दे रहा है। तो आप ये दोनों एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हैं, या आप कभी प्रतियोगी परीक्षा देंगे, कभी कंपटीशन एग्जाम देंगे, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है। तो एक ऑप्शन में आपके लिए होगा संधि लवण या लिंकेज या बंधन समावयवता होगा। इसको लिखो, फिर अपन अगली संरचनात्मक समावयवता की बात करते हैं। लिखो, इसको लिखो बच्चों, अगला, ठीक है, ये होगी लिंकेज। अगले अपन बात करते हैं कोऑर्डिनेशन या उपचय संयोजक समावयवता, ठीक है। देखो एक कोऑर्डिनेशन पोजीशन और एक कोऑर्डिनेशन, दोनों को एक साथ लिख देता हूं मैं। देखो D 4th नंबर, कोऑर्डिनेशन या उपचय संयोजक समावयवता, स्ट्रक्चरल में ही चल रही है, उसका चौथा टाइप उपचय संयोजक समावयवता, ठीक है। आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, देखो जिनमें धनात्मक व ऋणात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्षेत्र हैं, एरिया, दोनों क्षेत्र जटिल आयनों या कॉम्प्लेक्स आयनों द्वारा बनाए जाते हैं। कुल मिलाकर उनमें सेंट्रल मेटल एटम होंगे और लिगेंड होंगे। जटिल आयनों द्वारा, मतलब जटिल दलायन और जटिल ऋणायन होता है, कॉम्प्लेक्स आयनों द्वारा निर्मित हो या मेडअप हो, निर्मित हो। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे Ml6 और ये भी Ml6, ठीक है। इस पर तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, और इस पर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। मुझे पता है लेफ्ट साइड वाले पॉजिटिव आते हैं और राइट साइड वाले नेगेटिव, जैसा आपको एक एग्जांपल दे रखा होता, ठीक है। तो इसी को आप जहां धनात्मक में भी मेटल है, लिगेंड है, लिगेंडों की संख्या, और ऋणात्मक भाग में यही है, ठीक है। तो उसी को अपन उपचय समावयवता उसी में पाई जाती है। जैसे CO NH3 का होल 6 और लिख रहा है CrCl6, ठीक है, CrCl6, और इसको लिख दिया अपन, ऐसे लिख दें, इसको अपन लिख दें कि CrNH3 का होल 6 और क्या COCl6। तो देखो, देखते ही पहचान जाएंगे पहली बार तो भाई ये भी जटिल धनायन है, क्योंकि लेफ्ट साइड नेगेटिव पॉजिटिव आते हैं और राइट साइड नेगेटिव आते हैं। तो ये कौन सी समावयवता शो करेंगे आपस में, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म या कोऑर्डिनेशन स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, कोऑर्डिनेशन संरचनात्मक समावयवता, ठीक है। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होना चाहिए कि ये मिलके ये आए हैं, तो इसका मतलब इसमें भी अब आपको लग क्या रहा है कि भाई मेटल चेंज हो गई है ना। आपको यही तो लग रहा है कि यहां से Cr तो इधर आ गया, NH3 तो वहीं रहा और CO उधर पहुंच गया, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ध्यान रहे, इसमें मेटल चेंज नहीं होती है, लिगेंड चेंज होते हैं, लिगेंड चेंज होते हैं, लिगेंड चेंज होते हैं, ना कि मेटल। कैसे होते हैं लिगेंड चेंज, आपको ये दे रखे हैं जैसे, ठीक है, ये दे रखा है आपको, ये इससे ये बना दो। ये पूछा जा रहा है आपस में ये कौन से समावयवी हैं, एक पूरा कंपाउंड है ये जटिल धनायन जटिल ऋणायन वाला, और एक ये है, तो आपस में कैसे हैं, कोऑर्डिनेशन वाले हैं, ठीक है। लिगेंड कैसे चेंज होते हैं, देखो अगर मैं Cl को इधर पहुंचा दूं, Cl लिगेंडों को इधर पहुंचा दूं, तो ये क्या हो जाएगा Cl6,
और इधर मैं किसको पहुंचा दूं, NH3 को उधर पहुंचा दूं, तो ये क्या हो जाएगा, CrNH3 का क्या, होल 6। अब मुझे पता है कि NH3 तो उदासीन लिगेंड है, तो मुझे Cr पर ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीजन स्टेट +3 लानी है, तो इसका मतलब इस कंपाउंड पे कैसा चार्ज होगा, 3 पॉजिटिव। ठीक है, तभी तो आएगा। अगर -3 होगा तो -3 कभी मेटल पर ऑक्सीकरण अंक होता नहीं है, क्योंकि NH3 तो उदासीन लिगेंड है, न्यूट्रल है, तो इससे तो फर्क पड़ेगा नहीं। तो कॉम्प्लेक्स पे तो चार्ज, तो इसका मतलब 3 पॉजिटिव होगा तभी आएगा। तो यहाँ क्या होगा, 3 नेगेटिव। और मुझे पता है कि नेगेटिव चीजों को कभी भी बाईं ओर नहीं लिखते हैं, तो इसको किधर लिखेंगे, आगे लिखेंगे। तो आप इसको कैसे सही बनाने का तरीका क्या है, ये लिखने का तरीका सही नहीं है, तो आप लिगेंड अंदर परिवर्तित हो गए, इसका लिगेंड तो यहाँ चला गया और इसका लिगेंड आ गया यहाँ, तो यही बनेगा, यही नेगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव। लेकिन लिखने का तरीका क्या है, पॉजिटिव वालों को लेफ्ट में लिखो और नेगेटिव वालों को राइट में लिखो। तो आप ऐसे ही तो लिखते कि नहीं लिखते, ऐसे ही लिखते, ऐसे तो लिखते, इस वाले को इधर कर देते, इस वाले कॉम्प्लेक्स को इधर कर देते, यही तो बन गया। इसका मतलब मेटल चेंज नहीं हुई, कौन चेंज हुए, लिगेंड चेंज हुए। ठीक है, कौन चेंज हुए, लिगेंड चेंज होते हैं। पहचाने का क्या तरीका है, जटिल धनायन भी कौन होगा, जटिल रूप में होगा, और ऋणायन भी कौन होगा, एनायन भी किस रूप में होगा, जटिल रूप में, का मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा। ठीक है, तो इसमें होती है उपसय संयोजक संरचनात्मक समावयवता। एक्चुअल में चेंज कौन होते हैं, लिगेंड चेंज होते हैं। ठीक है, कई जगह आपको मेटल लिखा मिल सकता है, लेकिन नहीं, कौन चेंज होते हैं, लिगेंड्स चेंज होते हैं। और आप इसको एक्सप्लेन करके बता भी सकते हैं। ठीक है, बनेगा तो ऐसे ही, लेकिन पॉजिटिवों को पहले लिखा जाता है, तो आप ऐसे लिखें। पॉजिटिव क्यों आना चाहिए, क्योंकि मेटल पर +3 ऑक्सीकरण अंक आना चाहिए, तो तभी आएगा जब यहाँ 3 पॉजिटिव, तो ये इधर कर देंगे। ठीक है, इसको लेकर अपन अगली समवयवता की बात करते हैं। लिखो इसको, लिया। अब देखो, अब अपन बात करते हैं इससे अगली, और इसी में खत्म कर देंगे दोनों को। ये तो पोजीशन, ये तो क्या थी, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। ठीक है, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म क्या होती है। ठीक है, थोड़ा सा ही अंतर है। कोऑर्डिनेशन पोजीशन, उपसय संयोजक स्थिति समावयवता। ठीक है, पोजीशन या स्थिति समावयवता। इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे खफा ना हो, मैं इंग्लिश में भी बार बार बोल रहा हूं, पर बोर्ड पे तो मैं एक ही लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। कोऑर्डिनेशन पोजीशन, ठीक है, ये उन संकुल यौगिकों में पाई जाती है, संकुल यौगिकों में जो सेतु टाइप के होते हैं। ठीक है, जिनमें सेतु लिगेंड या ब्रिजिंग लिगेंड पाए जाते हैं। ठीक है, जिनमें सेतु लिगेंड बंद या सेतु लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, तो लिगेंड की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, लिगेंड की पोजीशन में अंतर आ जाता है, लिगेंड की पोजीशन में अंतर आ जाता है, कैसे आ जाता है, एग्जाम्पल लिखता हूं मैं। देखो, यहां लिख रहा है NH3 का होल 4 CO, और यहाँ एक लिगेंड लिख रहा है NO2, और यहाँ लिख रहा है NH2 और OH, देन CO, NH3 का होल ट्वाइस और Cl2, ये लिख रहा है। ठीक है, ये आपके पास लिखा हुआ है, और कॉम्प्लेक्स पे चार्ज दे रखा है +2। ठीक, और इसी का एक कॉम्प्लेक्स बना रखा है ये। क्या करूं मैं कि यहां से एक Cl को यहां प्रतिस्थापित कर दूं, और एक NH3 को मैं यहां से यहां प्रतिस्थापित कर दूं या सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो देखना क्या स्थिति बनेगी, क्या बनेगी। यहां कितने NH3 रह जाएंगे, यहां 3, तो क्या NH3 का होल थ्राइस, और एक Cl आ जाएगा इधर, तो Cl और CO, एक Cl आ गया ना इधर, Cl आ गया, CO, ये तो सेतु लिगेंड का काम करेंगे, तो ये तो NH2 यहाँ है ही, और OH यहाँ पे है ही, देन कौन, CO। और अगर मैं NH3 की बात करूं, तो एक NH3 यहाँ आ गया, तो यहाँ NH3 पहले कितने थे, 2, तो अब कितने हो जाएंगे इस तरफ, 3, तो NH3 का होल थ्राइस और क्या, Cl। तो देखो इस, और कंपाउंड पे कितना चार्ज है, +2, तो कोई दिक्कत नहीं है, +2 क्यों है तुमको पता होना चाहिए, क्योंकि CO पर +3 ऑक्सीकरण आना चाहिए, तो NH2 -1, OH -1, NH3 तो उदासीन लिगेंड है, न्यूट्रल है, और Cl पे कितना, 1, तो माइनस पे -2, तो टोटल -4, और उधर जाएगा तो +4, और कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज होता है उसको चिन्ह सहित बराबर में, तो +4 उधर, माइनस का चार्ज इधर से उधर जाएगा, तो +4, और +6, 2 CO हैं, तो 2x, तो 2 का भाग लगेगा, तो x कितना आ जाएगा,
3 आ जाएगा, तो इस पे भी 3 आएगा और इस पे भी 3 आएगा, इसीलिए +2 चार्ज है कॉम्प्लेक्स पे। ठीक है, तो देखो लिगेंड की स्थिति में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया कि यहां तो दोनों Cl यहां थे और 4 NH3 इधर थे, एक Cl इधर आ गया और एक NH3 इधर पहुंच गया। तो देखो यहाँ पे भी NH3 का ऑल्थराइज Cl और यहाँ पे भी NH3 का ऑल्थराइज और Cl। तो यही समाव्यवस्था क्या कहलाती है, उपसह संयोजक स्थिति समाव्यवस्था। ठीक है, लिगेंड की स्थिति में क्या हो जाता है, अंतर आ जाता है, लिगेंड की स्थिति में क्या आ जाता है, अंतर। इसी को अपन क्या बोलते हैं, उपसह संयोजक स्थिति समाव्यवस्था। जिनमें सेतु लिगेंड बंध पाए जाते हैं उनमें यह समाव्यवस्था या आइसोमरिज्म पाई जाती है। इसको लिखो, फिर मैं लास्ट में बताता हूं लिगेंड आइसोमरिज्म क्या होती है। लास्ट की लास्ट वो है अपनी, लिखो इसको। अब देखो लास्ट लिगेंड आइसोमरिज्म क्या होती है, लिगेंड स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या होती है। ठीक है, लास्ट है, फिर अपन अगले लेक्चर में बात करेंगे स्टीरियो। स्टीरियो में अपन ज्योमेट्री कर लेंगे। ठीक है, लास्ट है, शायद कितनी होगी, 4 5 ई। लिगेंड स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म या लिगेंड आइसोमरिज्म, ये क्या होता है। इस संरचनात्मक समाव्यवस्था में, इस संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में समाव्यवस्था में लिगेंड अपनी संरचना में चेंज कर लेता है। लिगेंड की संरचना में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, लिगेंड स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म या लिगेंड समाव्यवस्था। जैसे देखो आप एग्जांपल, मैं बोलता 1,3 डाइएमिनो प्रोपेन। प्रोपेन का मतलब 3, 1,3 का मतलब यहां पर NH2 लग रहा है और यहां पे NH2 लग रहा है। मुझे पता है नाइट्रोजन पे लॉन पेयर होता है, नाइट्रोजन पे लॉन पेयर होता है, तो इसका अपन क्या नाम लिखेंगे, ये वाइट एंडेड लिगेंड का काम करेगा। 1,3 डाइएमिनो, 3 कार्बन है तो प्रोप और एकल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, प्रोपेन। इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं TN से। ठीक है, 1,3 डाइएमिनो प्रोपेन को मैं क्या बोल रहा हूं, TN। अब मैं क्या करूं, CH3 CH2 NH2, यहां तो 1 और 3 नंबर पे NH2 है जो डोनर है, वाइट एंडेड लिगेंड का काम करेगा, ये द्विदंतुक लिगेंड का। अब क्या करे, ये CH2, यहां CH2 आएगा। ठीक है, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाता है ना कार्बन, CH देन NH2 देन CH3। तो देखो इसमें भी नाइट्रोजन डोनर है, दो नाइट्रोजन डोनर, तो ये भी किसका काम करेगा, वाइट एंडेड का, और दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लिगेंड्स का। ठीक है, तो इसको आप क्या नाम दोगे, 1,2 डाइएमिनो प्रोपेन। इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं PN से, वैसे ही सिंबल दे रहा हूं इसको। 1,2 क्यों बोला, क्योंकि 1 नंबर पे और 2 नंबर पे आ रहा है एमिनो, और यहां से कितने नंबर पे आ रहा है, 1 नंबर पे और 3 नंबर पे। तो लिगेंड तो वाइट एंडेड ही है, ये भी द्विदंतुक लिगेंड है, ये भी द्विदंतुक या वाइट एंडेड है, और ये भी द्विदंतुक है क्योंकि इसमें भी डोनर दो है। लेकिन लिगेंड की स्थिति में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, लिगेंड आइसोमरिज्म। जैसे एक एग्जांपल लिखूं मैं, इसको मैंने TN से दर्शा दिया, 1,3 वाले को, उसको मैंने PN से। जैसे मैं लिखता CO Cl2, एक जगह तो लिख रहा होता TN बंद है ना, और बाहर लिख रहा होता Cl, और एक ऐसे लिख रहा होता CO Cl2 वही, और लिख रहा होता PN और बाहर लिख रहा होता Cl बाहर क्यों लिख रहा है, क्योंकि इस पर एक पॉजिटिव ऑक्सीकरण 3 आता है ना, तब CO बनाता है। तो इसमें TN का मतलब 1,3 डाइएमिनो प्रोपेन, इसको मैंने TN से दर्शाया। तो ये तो उदासीन लिगेंड है, तो कॉम्प्लेक्स पे एक Cl ही बाहर क्यों इसीलिए लिखा गया है, मतलब कॉम्प्लेक्स संरचना भी बता रहा हूं कि प्लस और एक Cl पे एक नेगेटिव, तो 2 पे 2 नेगेटिव, उधर जाएगा तो 2 पॉजिटिव, और कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि Cl उधर दाईं तरफ है, तो 2 नेगेटिव उधर जाएगा तो 2 पॉजिटिव, और एक पॉजिटिव तो 3 हो जाएगा, तो ऑक्सीकरण 3 आएगा। क्योंकि ये TN का मतलब 1,3 डाइएमिनो प्रोपेन, और कैसा लिगेंड है, ये उदासीन लिगेंड है, क्योंकि NH2 कोई चार्ज नहीं। मैं लिखा होता PN, इसका मतलब कितना कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, 6, अरे 2 तो ये और ये कितना, ठीक है, तो इसका मतलब TN का होल ट्वाइस आएगा और PN का भी होल ट्वाइस। ठीक है, तो 4 तो बॉन्ड ये बना लेगा और 2 ये तो 6, और ये भी 4 बॉन्ड ये बना लेगा, क्योंकि एक TN का मतलब 1,3 डाइएमिनो प्रोपेन कितने बना रहा है, 2, तो 2 कितने बना लेंगे, 4, और 2 ये बना देगा, क्योंकि Cl तो मोनोडेंटेड लिगेंड होता है, एक दंतुक, तो 6 बना लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब
यहां कौन सा लिगेंड है 1,3 वाला, और पीएन का मतलब मैंने किसको बात की है 1,2 डाइएमिनो वालों को। तो लिगेंड ने अपनी स्थिति में ही चेंज करके दो प्रकार के कंपाउंड बना दिए थे जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा है, समान है, लेकिन लिगेंड की संरचना में ही अंतर है जिसको अपन टीएन बोल रहे हैं और पीएन बोल रहे हैं। टीएन का मतलब 1,3 डाइएमिनो प्रोपेन और पीएन का मतलब 1,2 डाइएमिनो प्रोपेन। ठीक है, तो मैंने पीएन को पूरा नहीं लिखा, यहाँ ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, इसका मतलब ये भी Cl- है तो यहाँ कितना आएगा पॉजिटिव, तो ऑक्सीकरण इस पे भी कितना आ जाएगा 3 पॉजिटिव, इस पे भी कितना आ जाएगा 3 पॉजिटिव। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे आई होप कि लिगेंड आइसोमरिज्म क्या होती है, जब लिगेंड ही अपनी संरचना में परिवर्तन कर लेता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने बात की थी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के बारे में, हमने सारी की सारी बात की हुई है। उसमें हमने आयनन, हाइड्रेट, लिंकेज मतलब बंधन, उसके बाद उपसंयोजक स्थिति और लिगेंड। आपका प्रतियोगी परीक्षा का कोई क्वेश्चन उठा के देख लेना, जो आप लास्ट ईयर कभी आया हो किसी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। बीएससी के हिसाब से आपके लिए इतना बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। इसी तरह मिलते हैं अगले लेक्चर में स्टीरियो आइसोमरिज्म के साथ, जिसमें हम पहले बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए। ठीक है, तो अच्छा लगे और अच्छा लगना चाहिए यार, हम मेहनत कर रहे हैं तो लाइक करो, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक जरूर किया करो। ठीक है, शुभ रात्रि, बाय बाय।